हम लोग डेवलपमेंट की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आप लोग बहुत बेसिक बैकग्राउंड के हैं, मतलब आपको डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी क्या सेम होता है। लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी सेम नहीं होता है, तो कैसे सेम नहीं होता है? अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर बर्थ जो भी चीजें होती हैं वो सारी किसमें आती हैं? एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में, क्योंकि एम्ब्रियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर बर्थ जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी बिफोर बर्थ, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारे ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि आफ्टर बर्थ क्या? आफ्टर बर्थ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि डेवलप होती हैं, जैसे कि हम लोग अपने आरबीसी सेल्स की बात करें तो डेली मिलियंस ऑफ आरबीसी सेल्स के फॉर्मेशन होते हैं, और जिसके थ्रू क्या है? वो डेवलपमेंट ही तो है, तभी तो आरबीसी सेल्स बन रहे हैं। अगर हम लोग अपने नेल हेयर्स की बात करें, मेटामॉर्फोसिस की बात करें, रीजनरेशन की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या? ये सब चीजें आफ्टर बर्थ हैं। और आपको ये जान के बहुत शॉकिंग होगा कि 1 ग्राम ऑफ स्किन, मतलब कि हम लोग अपने स्किन का 1 ग्राम सिर्फ डेली पर डे हम लोग ऐसे ही रिलीज कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। 1 ग्राम डेली स्किन हम लोग ऐसे ही रिलीज कर देते हैं चलते फिरते। तो इसका मतलब क्या है कि जब स्किन रिलीज हो रही है तो कहीं ना कहीं तो वो रीजेनरेट हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट खत्म नहीं होता है, बर्थ के बाद डेवलपमेंट जारी रहता है, जैसे कि आरबीसी सेल्स हैं, स्किन सेल्स का डेवलपमेंट होना। तो ये क्या है? ये हम लोग कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी सेम नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाई जैसे हम लोग आज की डेट में बोलते हैं कि हम लोगों की लाइफ बहुत टफ है, ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आजकल हर किसी को, कोई भी पर्सन से पूछे तो उसको अपनी लाइफ बहुत टफ लगती है, जिसके भी अपने सरकमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं, जो भी चीजें हैं। बट आप मानिए कि सबसे हार्डेस्ट लाइफ तो एम्ब्रियो की होती है, ठीक है। एम्ब्रियो की लाइफ बहुत हार्डेस्ट होती है। किस तरीके से वो सरवाइव करता है? आपको पता है मशीन और हम में क्या डिफरेंस है? मशीन और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है? आप बता सकते हैं मशीन और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है? फीलिंग और ये सबको छोड़ दीजिए कि वो वाली बात नहीं है, मतलब और अगर हम लोग एक उसकी तरह बात करें, हार्डवेयर की तरह बात करें कि हम लोग भी एक हार्डवेयर है और मशीन भी एक हार्डवेयर है, तो दोनों में क्या चीजें डिफरेंस है? कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं, हमने बोला ना फीलिंग्स की बात, या इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीजें नहीं। आप एज ए हार्डवेयर सोचिए कि एक ह्यूमन बॉडी एक हार्डवेयर है और मशीन भी एक हार्डवेयर है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? आप एम्ब्रियोनिक लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। अच्छा देखिए, मशीन तब कोई काम शुरू कर पाती है जब तक कि उसके सारे कंपोनेंट, अगर एक भी पार्ट मशीन का नहीं है तो मशीन काम नहीं करेगी। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें और ह्यूमन के एम्ब्रियो की बात करें तो ह्यूमन का एम्ब्रियो तो तब से काम कर रहा है जब ये एडल्ट या कोई बॉडी बना ही नहीं था, ठीक है। तो ये अपने आप को बना रहा है, उस समय से ये काम कर रहा है। एम्ब्रियो तब रेस्पायर करता है, वो रेस्पायर तब करता है जब उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही नहीं बना होता है। एम्ब्रियो तब डाइजेस्ट करता है जब उसका गट का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। एम्ब्रियो तब सोचना शुरू करता है जब उसका न्यूरॉन्स ही नहीं बना होता है। एम्ब्रियो में बोन्स का डेवलपमेंट किससे होता है? जो अगर आप जाइगोट की बात करें तो वो एक पल्पी मटेरियल होता है, ठीक है। उस पल्पी मटेरियल से इस तरह के हार्ड बोन बनते हैं। तो सोचिए कि एम्ब्रियो मशीन तो बिना किसी एक पार्ट भी अगर कमी है तो मशीन फंक्शन नहीं करेगी। लेकिन एम्ब्रियो जब एक ह्यूमन या एक ऑर्गेनिज्म बन रहा था वो उस समय से काम कर रहा है। जैसे हमने बताया कि वो डाइजेस्ट तब से कर रहा है जब उसका गट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। एम्ब्रियो रेस्पिरेशन तब से कर रहा है जब उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं बना था। बोन्स का फॉर्मेशन पल्पी मटेरियल से हो रहा है,
अगर आप लोग ब्लस्टुला की बात करें तो वो क्या थी, वो सेल्स थी। आज वो सेल्स कहीं ना कहीं एक बोन्स का फॉर्मेशन किया है, तो ये एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो की लाइफ सबसे हार्डेस्ट लाइफ होती है। वो अपने उस स्ट्रगलिंग फेज में किस तरीके से अपने सारे पार्ट्स को डेवलप करता है, सबके फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितना सारा चीज होता है कि एक सेल से, जो भी अगर हम जाइगोट की बात करें, जब एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट बनता है। ये हमारी सपोज n नंबर है, ये n नंबर है, 2 नंबर का एक जाइगोट बनता है और ये जाइगोट जाके आगे चल के एक एडल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये सेल्स तो एक सेल्स थी, एक सेल से देखिए कितनी सारी बॉडी के पार्ट और कितनी सारी चीजें बन रही हैं। और जब ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो ये सारे ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तब वो पूरा बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप कर पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट के लिए, जैसे कि क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग अगर बात करें तो भाई जाइगोट एक सेल कभी हुआ करता था, एक सेल से सेलुलर डाइवर्सिटी होना, सेलुलर डाइवर्सिटी होना। सेलुलर डाइवर्सिटी का मतलब क्या कि आप समझ लीजिए कि न्यूरॉन सेल्स, ब्लड सेल्स सारे क्या है, एक सेल जो कोई जाइगोट था उसमें ऐसा डिफरेंशिएशन होना कि न्यूरॉन सेल्स, ब्लड सेल्स, मतलब कितनी सारी टाइप के सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स, सारे सेल्स बन रहे हैं। तो ये बायोलॉजिस्ट मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट के लिए एक बिग क्वेश्चन है। इसके बाद अगर क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, कैसे कोई स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर एकदम ऑर्डर्ड वे में है। अगर लिवर का स्ट्रक्चर जैसा है तो सबका लिवर वैसा ही है ना। तो कितने ऑर्डर्ड फॉर्म में पूरे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। अगर क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ की बात करें तो सपोज आप इमेजिन करिए कि अगर ये ना पता होता कि कहाँ तक ग्रोथ करनी है तो आज हमारे हाथ तो लंबे ही होते चले जाते, हम लोग खड़े होकर चीजें उठा रहे होते, ये हमारा फोल्डिंग नहीं होता, या फिर हाथ एकदम लंबे हो जाते, पैर बहुत लंबे हो जाते, ऐसा हो सकता था ना। तो मीन्स क्या है कि कितना डेवलप करना है, कहाँ तक डेवलप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो कितने स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाए गए हैं, गैमीट्स, गैमीट्स मतलब स्पर्म और ओवा, जो कि आगे चल के एक एडल्ट को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो एक रिप्रोडक्शन इसका एक क्वेश्चन है। एवोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि जिसकी वजह से डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक क्वेश्चन उठता है। और इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस या डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि जैसे अभी आप जब डेवलपमेंट बायोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होने पे सेल का फेट चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये क्वेश्चंस उठते हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एनाटॉमिकल अप्रोचेस को लगाया, जेनेटिक अप्रोचेस को लगाया, एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस लगाया, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर खोज दिया कि किस तरीके से एक सेल। तो देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी इटसेल्फ इट इज नॉट अ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें आपको मॉलिक्यूलर भी मिलेगा, इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री भी मिलेगा, आप जब पढ़ेंगे आपको इसमें एनिमल फिजियोलॉजी भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इफेक्ट होते हैं, कहाँ पे किस ऑर्गन को मतलब बनाना है, तो एनिमल फिजियोलॉजी भी मिलेगा। तो आपको ये एक इंक्लूजन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी मिलेगा, सारी चीजों का इंक्लूजन है इसमें। आपको किस तरह से एक, क्योंकि भाई एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है ना, तो उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे इंक्लूड होंगे इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट बायोलॉजी का इंट्रो है। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि भाई डेवलपमेंटल बायोलॉजी